नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव, हिंदी शिक्षक माउंट ओलिवेट स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ कक्षा 8वीं का दूसरा चैप्टर वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है ये मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ये दूसरी वीडियो, पहले वीडियो में पूरा जो भाषा, व्याकरण और लिपि में व्याकरण के अंग, तो व्याकरण के जो 4 अंग मैंने आपको बताया था। पहला वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, गद्यांश, सब इसके अंग होते हैं। जैसे वर्णों का समूह शब्द होता है, शब्दों के समूह से वाक्य बनता है, वाक्य के समूह से पूरा एक गद्यांश बनता है। इस प्रकार से कई गद्यांश मिलकर के जो एक निबंध बनता है। ये तमाम तरह के इसकी है, लेकिन वहाँ से हम यहाँ चले कहाँ से क्या पॉइंट है यहाँ पर। ये पहला पॉइंट हमारा है वर्ण विचार। पाठ का नाम ही है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार किसे कहते हैं, पहले हमें ये ध्यान रखना है कि वर्ण विचार किसे कहते हैं। तो व्याकरण के जिस अंग में वर्णों के आधार, उच्चारण, उत्पत्ति के बारे में विचार किया जाता है उसे वर्ण विचार कहते हैं। ठीक है। व्याकरण के जिस अंग में वर्णों के आधार, उच्चारण और उत्पत्ति के बारे में विचार किया जाता है उसे वर्ण विचार कहते हैं। वर्ण विचार हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसके बिना पूरी साहित्य अधूरी है। अगर जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आता है उसके लिए जो है हर समस्या, हर तरह की जो है समस्याएं आती रहेगी। बहुत से लोगों को नहीं आ पाता, समझ में आता है बच्चों को कि यहाँ पर होता क्या है। तो पहला है वर्ण क्या है, वर्ण विचार क्या होता है, वर्णमाला क्या है, वर्णमाला क्या है। वर्णमाला, वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जितने वर्ण हैं उनको एक क्रम से जो है समूह बनाया गया है, क्रम से सजा रखा गया है। इसलिए जो है इसको कहते हैं कि वर्णों के क्रमगत समूह को वर्णमाला कहते हैं। इससे भी कहते हैं वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, लेकिन वर्णों के समूह को यानी क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रम से सर का क्रम होता है, क ख ग घ ङ च छ ज ज, एक क्रम है इसका। इसलिए जो है वर्णों के क्रमगत समूह को क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। अब वर्णमाला में हमें पहला पॉइंट है वर्ण। तो वर्ण क्या है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। या भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है उसको भी हम वर्ण कहते हैं। दोनों तरह से आप कह सकते हैं। भाषा की छोटी से छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि, सबसे छोटी से छोटी ध्वनि, सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है, वो वर्ण कहलाती है। ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसको हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, और टुकड़े नहीं किया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो ध्यान देंगे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो मुख्य रूप से वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। कॉमनली, सामान्य रूप से तो स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा जाता है, लेकिन एक्चुअली होता है 3, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। स्वर क्या होता है, जिस वर्ण का उच्चारण करते समय, जिस वर्ण का उच्चारण करते समय ध्वनि बिना किसी रुकावट के बाहर आती है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। या जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर कहते हैं। जैसे परिभाषा में सब समझ लीजिए। और व्यंजन जो होता है, क्या होता है, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है उसे हम व्यंजन कहते। बिना स्वर वर्ण के सहायता का व्यंजन बोला नहीं जाता है। जैसे क, तो क के साथ एक अ का साउंड आ रहा है, इसलिए वो पूरा मिलकर के क बनता है। उसी प्रकार से अयोगवा क्या होता है, अयोगवा जो वर्ण न तो स्वर होता है न ही व्यंजन, जो वर्ण न तो स्वर होता है न ही व्यंजन होता है, उसको कहते हैं अयोगवा।
जैसे हिंदी वर्णमाला में आपने देखा होगा अंग और अ, अंग और अ, ये जो है स्वर के अंदर नहीं आता है, ना तो ये स्वर होते हैं न ही व्यंजन होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं अयोग वर्ण। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन और अयोग वर्ण। अब हम चलते हैं स्वर की तरफ। स्वर क्या होता है, स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर की परिभाषा में बता दिया हूं, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वर के भेद होते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर होता है जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के 2 गुना समय लगता है उसको जो हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब प्लुत स्वर जो होता है जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उसको प्लुत स्वर कहते हैं। अब देखिए हिंदी के वर्णमाला में हम जब चलते हैं तो स्वर क्या कितने होते हैं? तो 4 जो है ह्रस्व स्वर होता है और 7 जो है दीर्घ स्वर होता है। तो 7 4 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर होते हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यहां तक जो है औ तक जो है आपका स्वर कहलाते हैं। अंग और अ जो है आपका अयोग वार कहलाता है, ये स्वर के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो अब इसमें ह्रस्व स्वर जो है 4 होते हैं, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 जो है ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर में आपका आता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 जो है आपका दीर्घ स्वर के अंदर आता है। और ह्रस्व स्वर को ध्यान रखना, ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को कहते हैं मूल स्वर, क्योंकि इसी स्वर से ही बनाया जाता है। बहुत लोग जानते हैं ह्रस्व स्वर, लेकिन ह्रस्व स्वर को मूल स्वर इसलिए कहा जाता है कि दीर्घ स्वर जो है मूल स्वर से मिलकर के बना होता है। जैसे यहां पर देखिए बड़ा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, यहां पर छोटा आ मिल करके बड़ा आ बना है, तो इसलिए क्या हुआ, यह दीर्घ स्वर जो है ह्रस्व स्वर से मिलकर बना हुआ है। छोटी ई मिल करके बड़ी ई होता है, छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनता है, तो ये दीर्घ स्वर है, ये ह्रस्व स्वर से मिलकर के बना होता है, इसलिए ये मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। परिभाषा भी हो सकता है कि मूल स्वर किसे कहते हैं, तो जो परिभाषा जो है ह्रस्व स्वर का है वही परिभाषा मूल स्वर का है, कि जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे, जिस स्वर के उच्चारण में जो है बहुत कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जिस वर्ण के उच्चारण में, जैसे अ, आ जो है थोड़ा कम समय लगा, आ उसके 2 गुना समय लगा, प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है, जैसे ओम, तो उसके 3 गुना समय लग गया। सुनो, इस तरह के जैसे आवाज आते हैं, यहां भी प्लुत का वर्ड होता है। ये जो सिंबल है, ये 3 की तरफ से ओम में जो लिखा होगा, यही जो है आपका प्लुत स्वर का सिंबल है। सुनो, आओ, इस प्रकार के जो हम आवाज निकालते हैं, ये हमारा क्या है? प्लुत स्वर का आवाज निकलता है। ओम, तो ओम में ही आता है। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, स्वर के 3 भेद होते हैं और तीनों मिल करके ये स्वर का निर्माण होता है। क्लियर? अब इसमें हमें देखते हैं कि दीर्घ स्वर से भी संयुक्त स्वर कैसे बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, छोटा और ए मिलकर के आय बनता है, छोटा और बड़ा ई मिलकर के आय बनता है, छोटा ओ मिलकर के ओ बनता है, और छोटा बड़ा ओ मिलकर के औ बनता है। इसको हम संयुक्त बनाते हैं, ये संयुक्त वर्ण कहते हैं इसको, क्योंकि ये जो है दीर्घ स्वर से मिलकर के बना हुआ है। दीर्घ स्वर से मिलकर के बना हुआ है, तो हम इसको कहते हैं स्वर से, यानी मूल स्वर और दीर्घ स्वर से मिलकर के एक संयुक्त स्वर का निर्माण हो जाता है। तो ये सब जो है आपका स्वर के साथ भेद हुआ है। एक बार रिकॉल हम कर लेते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर कहते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जिन वर्ण स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं,
आजी स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है, दोगुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। आजी स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के 3 गुना समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि मूल स्वर से हम कैसे कैसे जो है दीर्घ स्वर बनाते हैं, दीर्घ स्वर से संयुक्त स्वर कैसे बनता है, ये इसके बारे में आपको बता दिया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा व्यंजन की ओर। अब व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण हमारे शरीर के अंगों से टकरा करके बाहर निकलती है। तो इसमें ध्यान रखना है कि व्यंजन जो होता है स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाती है। तो अब व्यंजन के कितने भेद होते हैं इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। व्यंजन के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, और एक होता है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन जो होता है, जैसे आपने देखा होगा ये अड़, सड़क, पढ़ना, यहाँ ये जो है उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो पहले हम यहां चलते हैं कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण करते समय ध्वनि मुख के विभिन्न भागों से होकर निकलती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब ये चीज समझने लायक होता है। यहाँ पर बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं कि जैसे हम कैसे वर्ण का हमारा उच्चारण होता है, किस किस भाग से वो टच करते हुए जाता है, इसको कहते हैं कचट तप। एक समझने के लिए कचट तप, यानी कचट मानी क वर, च चवर, ट टवर, तवर पवर, कचट तप। ये 5 जो है आपका स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये कहां कहां से टच होते हैं? पहले जो है स्पर्श व्यंजन में आपने देखिए कंठ, हमारा यहाँ जब भी हम आवाज निकालते हैं ध्वनि हमारी जो है ये कंठ से होकर के निकलती है। यानी जब जिस वर्ण के उच्चारण में ध्वनि कंठ को स्पर्श करती हुई निकलती है उसे जो है कंठस्थ वर्ण कहते हैं, यानी कवर कहते हैं। कंठ से निकल के आएगा तो कवर होगा। और तालव्य, तालव्य इसके आगे थोड़ा सा और आगे आता है, तालव्य होता है। वो तालव्य से जब आवाज निकलती है वो चवर होता है। उसके बाद और थोड़ा सा उसके आगे जाते हैं तो मूर्धन्य, मुंह के बिल्कुल पास से आवाज निकलती है वो मूर्धन्य होता है। और उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है उसको कहते हैं दंत, दंत्य, और उसके बाद लास्ट में आता है ओष्ठ। तो ये 5 प्रकार के स्पर्श व्यंजन आपके होते हैं। कचट तप, क मीन्स कंठ, च मीन्स तालव्य, त मीन्स मूर्धा, त मीन्स दंत, और प मीन्स ओष्ठ। ये ध्यान रखना, ये 5 अंगों से ये टच स्पर्श करते हुए जब ध्वनि बाहर निकलती है उसको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब ये होता है टच करते हुए, छूते हुए निकलती है। जब हमारा वर्ण निकलता है तो कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दांत से, ओठ से निकलती हुई बाहर निकलती है, उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसको हम कहते हैं कवर, चवर, टवर, तवर, पवर। क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ। अगर हम उच्चारण करेंगे तो ऐसे पता चल जाएगा क ख ग घ अंग, ये कंठ से होता है। क तो कंठ से आवाज निकलता है। च माने तालु से आवाज गया, च छ ज झ ञ, ये तालु से आवाज निकलता है। ट ठ ड ढ अड़, ये जो है मूर्धन्य से आवाज निकलती है। त थ द ध न, ये त दांत से आवाज निकलता, दांत को स्पर्श करते हुए ध्वनि निकलती है। अब प फ ब भ म, ये ओष्ठ को स्पर्श करते हुए निकलते हैं। सिंपल सी चीज है कि जिन वर्ण के उच्चारण करते समय ध्वनि मुख के विभिन्न अंगों से स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है उसको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। और ये स्पर्श व्यंजन में ये 5 आपके आते हैं। कचट तप, उसके बाद य र ल व, इसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? तो जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख को किसी भाग को टच नहीं करती, किसी भाग को नहीं छूती है, जैसे य र ल व, ये जो है किसी भी अंग को
मुख के किसी भी अंग को स्पर्श नहीं करती है, इसलिए इसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व आता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी भाग को नहीं छूती है उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब आपके आता है तीसरा पॉइंट आता है ऊष्म व्यंजन। तो जिस व्यंजन के उच्चारण में, जिस वर्ण के उच्चारण में ऊष्मा निकलती है उसलिए हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे स, 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 ह, स, 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 ह, इससे एक प्रकार की ऊष्मा निकलती है, इसको कहते हैं, इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। 4 ऊष्म व्यंजन होता है। उसके बाद होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो दो व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इस संयुक्त व्यंजन को विशेष ध्यान रखना है। संयुक्त व्यंजन में आपको आता है छ, त्र, ज्ञ और एक स्र आता है। और ये छ किससे बना है, क से बना है और षट्कोण वाला स से बना हुआ है, इसको कहते हैं छ। और ये त्र है, त से बना हुआ है और र से बना हुआ है। ज्ञ होता है ज से बना हुआ और य से बना हुआ है। स्र है स से बना हुआ है और र से बना हुआ है। यहाँ ज जो होता है, जैसे हम लोग उच्चारण शुद्ध हिसाब से चलते हैं तो होता है विज्ञान, विज्ञान, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान, ग का साउंड लेते हैं, लेकिन होता क्या है, वो ज का साउंड आता है। हिंदी के शुद्ध रूप में लिखते हैं तो विज्ञान होता है, लेकिन होता हम क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। जैसे आप बोलते हैं उससे कोई मतलब नहीं, जो हमारा सिस्टम है उसको ध्यान रखें बस, ठीक है। तो ये छ का जो है ये बनता है तो इससे मिलकर बना हुआ, इसलिए इसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के योग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजन से, ये भी दो व्यंजन से, ये व्यंजन, ये दो व्यंजन से मिलकर के बना हुआ, इसलिए इसको हम क्या है, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन के एक उच्छिष्ट व्यंजन भी होता है। उच्छिष्ट व्यंजन में क्या आता है, ये देखिए, ड़, अढ़, सड़क, पढ़ना, यहां पर होता है जीभ को ऊपर उठाकर आगे की ओर फेंका जाता है। जिस व्यंजन के उच्चारण में जीभ को ऊपर उठाकर आगे की ओर फेंका जाता है उसको कहते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। जैसे सड़क, पढ़ना, तो यहां पर क्या होता है, आवाज जो जीभ से क्या होती है, आवाज बाहर निकलती है, उसको कहते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। तब यहां तक क्लियर हो गया होगा। स्पर्श व्यंजन क्या है, तस्त व्यंजन क्या है, ऊष्म व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है और उच्छिष्ट व्यंजन क्या है। ये इतने सारे व्यंजन के ये भेद होते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि ह्रस्व स्वर से दीर्घ स्वर क्लियर हो गया, यहां से यहां तक क्लियर हो गया। अब हमें कुछ और भी पॉइंट देना है कि इसके अलावा भी, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये अयोग वा है, अयोग वा है। अब अयोग के बाद कुछ ऐसे विशेष चिन्ह होते हैं, जैसे हम अंक बिंदु, चंद्र बिंदु, विसर्ग और हलंत, ये चीज जो है हमें विशेष ध्यान देना होता है। अंग, अंग जो है इसको कहते हैं अनुस्वार, यानी स्वर के बाद आने वाली, स्वर के बाद आने वाली ध्वनि, उसको कहते हैं अनुस्वार। यह है चंद्र बिंदु होता है अनुनासिक, स्वर रहित होता है, इसमें से जो है स्वर रहित होता है उसको कहते हैं अनुनासिक। उसके बाद विसर्ग होता है जो ह का उच्चारण होता है, जैसे कृषकः या कह, विसर्ग का साउंड आता है। और उसके बाद एक हलंत होता है, स्वर रहित होता है। हलंत में क्या होता है, स्वर रहित होता है, इसमें स्वर नहीं होता है, ठीक है। इसलिए क के आगे हम बोलते हैं तो क के आगे हलंत लिखते हैं तो इसमें अ नहीं होता है। जब तक अ लगा देंगे तब ये पूर्ण व्यंजन होगा, नहीं तो स्वर रहित हो जाएगा। ये प्रकार के आपका स्वर रहित हो गया। और अनुनासिक होता है स्वरों का ध्वनि गुण, स्वरों का ध्वनि गुण, ये स्वर प्रकार के स्वरों का एक ध्वनि का गुण होता है, गुण निकलता है, उसको कहते हैं अनुनासिक। अनुस्वार, स्वर के बाद आने वाली ध्वनि, अनुनासिक, स्वरों का ध्वनि गुण, विसर्ग जिसका उच्चारण ह की तरह होता है, हलंत जो स्वर रहित होता है। ये 4 प्रकार की चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये विशेषक चिन्ह होते हैं, क्योंकि ये स्वर व्यंजन अयोग वाक्य के अलावा जो इसके यूज किया जाता है, प्रयोग हम करते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना है विशेषक चिन्ह का। क्या है यह, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और हलंत। अब उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आता है कि वर्ण विच्छेद क्या होता है, वर्ण को हम विच्छेद कैसे करते हैं। तो वर्ण विच्छेद कहते किसको होते हैं,
तो वर्णों के अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। अब जैसे वर्ण है, वर्ण विच्छेद में जैसे हम वर्ण को कैसे कैसे अलग करते हैं, शब्द से वर्णों के अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। शब्द से वर्ण के अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। अब जैसे हमारे पास पॉइंट्स आता है यहां पर कि जैसे कमल है, कमल क म अल, कमल के कितने वर्ण हैं? पहले आप क के आगे हलंत लगाएंगे, प्लस अ, प्लस म के आगे हलंत लगाएंगे, प्लस अ, प्लस ल के आगे हलंत लगाएंगे, प्लस अ। एक कमल में कितने वर्ण हैं? 6 वर्ण हैं, क ख 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर हम अक्षर की बात पर, पिछले वाले वीडियो मैंने आपको बताया होगा कि अक्षर क्या होता है, तो वर्णों का वह समूह जिसका उच्चारण एक श्वास घात में किया जाता है। तो कमल को हम इसमें 2 अक्षर होते हैं, ये 2 अक्षर के शब्द माना जाता है, क्योंकि इसको उच्चारण करने में क्या होते हैं, हम 2 बार उच्चारण लेते हैं। ठीक है, तो वर्ण कमल में कितने वर्ण हैं? तो 6 वर्ण हैं, और कितने अक्षर हैं? तो 2 अक्षर। ठीक है, इसी प्रकार से आप बना सकते हैं सारे। ये आधा क और में जैसे सीता लेना है, सीता का वर्ण विच्छेद कीजिए, पहले स पर हलंत लगाइए, बड़ी ई की मात्रा लगा है तो प्लस जो है बड़ी ई की मात्रा लगा दीजिए। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा लगाइए, प्लस त हलंत लगाइए, प्लस बड़ा आ लगाइए। इस तरह से जो है आगे की तरफ बढ़ता जाता है। तो जैसे हम वर्णों का विच्छेद करते हैं ना, यानी शब्दों से वर्ण को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो इस प्रकार के जो है ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर इसको अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे, नहीं भी समझ में आया तो ये वीडियो थोड़ा सा 2 बार 3 बार 4 बार करके देख लीजिए, तो हर चीज आप धीरे धीरे याद कर लोगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, तो अब वर्ण विचार में कुछ और भी पॉइंट रह गया है, जैसे अघोष व्यंजन, घोष व्यंजन, प्राण व्यंजन, अर्थ व्यंजन, ये अगली वीडियो में दिखाएंगे, बताएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है। उसको इससे अलग से एक वीडियो और बनाऊंगा, फिर उसमें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब अंत में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक आग्रह करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूं। दोस्तों, हमें आपसे पैसे की लालच नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम वीडियो दे रहे हैं, और आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उसे लाइक कीजिए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब ही हमारे लिए बहुत है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।